किसी को नहीं पता था तांत्रिक कहाँ छुपा है, लेकिन जब जिगर ने कहा कि शायद तांत्रिक पिट्टौरी में छुपा हो सकता है, तो ये सुनकर ध्रुव ने कहा, जरूरी नहीं है कि वो पिट्टौरी में हो सकता है वो किसी दूसरे गांव में छुपा हो। ओजस ने पूछा, और कौन से गांव में जा सकता है तांत्रिक? ध्रुव ने बताया, मुझे गांव का नाम नहीं पता, लेकिन हो सकता है कि उन गांवों में से किसी एक गांव में छुपा हो जहां ये त्रिशूल लगे हुए हैं। ओजस ने कहा, हाँ ये मुमकिन है। ध्रुव ने कहा, हम अभी ना तो उस उड़ने वाले भूत को हरा सकते हैं और ना ही हमें तांत्रिक मिल रहा है, लेकिन हम तब तक इस त्रिशूल की गुत्थी सुलझा सकते हैं। हमें आसपास के गांव में जाकर पूछताछ करनी चाहिए। ओजस और जिगर दोनों को ध्रुव का आइडिया अच्छा लगा। ध्रुव को लग रहा था कि इस त्रिशूल के जाल का और तांत्रिक का कोई कनेक्शन है। अगर एक बार त्रिशूल का राज पता चल जाए तो हो सकता है कि कोई नया सुराग भी मिल सकता है। ध्रुव, ओजस और जिगर ने इस बार लक्ष्मण को भी अपने साथ ले लिया। आसपास के गांव में सिर्फ जिगर के नाम से ही काम हो सकता था, क्योंकि ज्यादा लोग जिगर को नहीं जानते थे। लेकिन लक्ष्मण बहुत सालों से बड़गांव का मुखिया रहा था, इसलिए लोगों के बीच में लक्ष्मण की एक अच्छी इमेज बनी हुई थी। आसपास के गांव के लोग भी लक्ष्मण को जानते थे। लक्ष्मण के साथ रहने से इन्वेस्टिगेशन करने में आसानी हो सकती थी। ओजस ने लक्ष्मण से पूछा, मुखिया जी, गांव के लोग पहाड़ पर शिकार करने के लिए भी जाते थे या बस ऐसे ही टहलने जाते थे? लक्ष्मण ने कहा, नहीं, मतलब बहुत सारे लोग नहीं जाते थे, बस कुछ लोग जाते थे जिन्हें शिकार का शौक था। वो लोग कभी कभी जाते थे, लेकिन अब सरकार ने जंगली जानवरों के शिकार करने पर सजा सख्त कर दी है, तो अब वो सारे लोग शिकार छोड़कर केवल अपनी खेती बाड़ी पर ध्यान देते हैं। लक्ष्मण के बात करने का तरीका और उसकी जीवन शैली देखकर ध्रुव और ओजस को लक्ष्मण बहुत सिंपल और अच्छा आदमी लग रहा था। ध्रुव और ओजस ने इतने सालों में कई सारे लोग देखे थे, जिनमें से जो अच्छे दिखते थे वो सच में कुछ और ही होते थे। इसलिए अब ध्रुव और ओजस हर किसी को शक की नजर से नहीं देखते थे। लेकिन लक्ष्मण पर ध्रुव और ओजस दोनों को कोई शक नहीं हुआ था। लक्ष्मण अपने काम में ध्यान देता था और मुखिया होने के बाद भी बहुत आम जीवन जीता था। ध्रुव को समझ नहीं आया कि ओजस ने अचानक ये सवाल क्यों पूछा। शायद ओजस को लग रहा था कि लक्ष्मण के पीछे कोई पहाड़ पर जाकर उड़ने वाले भूत को गुस्सा न दिला दे। तभी जिगर ने कहा, मैं जब छोटा था तब एक बार आपके गांव आया था। अच्छे से याद तो नहीं है, लेकिन उस समय गांव थोड़ा ज्यादा फैला हुआ था। अब गांव काफी छोटा हो गया है। ऐसा क्यों हुआ? जिगर की इस बात ने लक्ष्मण को थोड़ा उदास कर दिया। लक्ष्मण ने कहा, ऐसा नहीं है जिगर भाई, गांव आज भी उतना ही बड़ा है, लेकिन बस लोग नहीं हैं गांव में। पहले गांव में बहुत सारे लोग रहते थे। टाइम के साथ धीरे धीरे लोग गांव से बाहर चले गए, इसलिए गांव अब छोटा लगता है। ध्रुव को लगा कि बड़गांव हमेशा से ही एक छोटा गांव रहा, लेकिन लक्ष्मण की बातों ने ध्रुव को सोचने पर मजबूर कर दिया। ध्रुव ने ओजस से कहा, गांव के लोगों का बाहर जाना बेवजह तो नहीं हुआ होगा ना? त्रिशूल के मंत्र जाल की वजह से भी लोग गांव छोड़कर जा सकते हैं ना? ओजस ने कहा, ये तो दूसरे गांव की हालत देखने के बाद ही पता चलेगा भाई। थोड़ी देर बाद वो सब लोग एक दूसरे गांव पहुंच चुके थे। उस गांव की शुरुआत में भी बड़ा सा त्रिशूल लगा हुआ था, लेकिन इस त्रिशूल की दिशा बड़ गांव के लगे त्रिशूल से अलग थी। ऐसा लग रहा था जैसे त्रिशूल की दिशा से त्रिशूल की शक्ति पर फर्क पड़ता है। ध्रुव ने देखा कि जिगर ने अपने बैग से एक नोटबुक निकाली और उस त्रिशूल की दिशा का एक छोटा सा निशान नोटबुक में बना लिया। सभी लोगों ने आसपास के और गांव देखे जहां पर त्रिशूल लगे हुए थे। जिगर ने हर गांव के त्रिशूल की दिशा अपनी नोटबुक में नोट कर ली। जिगर की नोटबुक में सभी त्रिशूल की दिशा को नोट कर लेने के बाद एक आकृति बन गई थी। जिगर ने अपनी नोटबुक ध्रुव को दी और पूछा, ये देखो, क्या लगता है किसके जैसी है ये आकृति? ध्रुव ने ध्यान से उस आकृति को देखा। उस आकृति को देखकर ध्रुव बहुत घबरा गया और साथ ही साथ सोच में पड़ गया। ध्रुव ने कहा, ये तो किसी बिच्छू के जैसा लग रहा है। जिगर ने पूछा, इसका क्या मतलब हो सकता है? ध्रुव ने कहा, ये आकृति एक मैप जैसी लग रही है, जिसमें ध्यान से देखने पर तुम्हें दिखेगा कि जो त्रिशूल बड़ गांव में लगा है वो इस आकृति में बिच्छू का सर है, और इसी तरह हर गांव में त्रिशूल इस बिच्छू से अलग अलग अंग को दर्शा रहा है।
बिच्छू तंत्र विद्या में खतरे का निशान माना जाता है और बड़गांव का त्रिशूल बिच्छू के सर पर है। इसका मतलब है कि वहां जरूर कुछ है। तुमने बड़गांव वाले त्रिशूल की दिशा देखी थी ना, वो कहां पॉइंट कर रही है? जिगर ने कहा, पहाड़ी की तरफ। ध्रुव ने कहा, इसका मतलब पहाड़ पर या उसके आसपास जरूर कोई ऐसी चीज है जो हमें आगे ले जा सकती है, पर क्या होगी वो चीज? जिगर ने धीरे से कहा, जल समाधि। ध्रुव ने कहा, क्या? जल समाधि कैसे? जिगर ने कहा, इस तरह के मंत्र जाल अक्सर किसी पवित्र जगह को बुरी शक्तियों से बचाने के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं। मुझे लगता है ये एक जाल है, एक जगह को शक्ति देने के लिए बनाया गया है। ध्रुव ने पूछा, कैसी जगह? जिगर ने कहा, जल समाधि। मैंने सुना है कि बड़गांव के लोग जो पानी पीते हैं, उस जलाशय के नीचे कोई पहले किला हुआ करता था जिसमें भूत रहते थे। वैसे तो ये कहानियां औरतें अपने बच्चों को सुनाती थीं ताकि बच्चे जलाशय के पास ना जाएं, लेकिन ये त्रिशूलों का मंत्र जाल शायद उस किले की ही हिफाजत कर रहा है। हमें एक बार जाकर देखना चाहिए, क्या पता सच में वहां कुछ मिल जाए। ध्रुव ने कहा, क्या वहां सच में भूत जैसा कुछ है? जिगर ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने भी पुरानी किताबों में यही पढ़ा है। ऐसे किलों में लोगों को दफना दिया जाता था और उसके बाद किले को पूरी तरह से बंद किया जाता था। ज्यादा कुछ तो मुझे भी नहीं पता। ध्रुव ने कहा, ठीक है, चलकर देखते हैं, क्या पता कहानियां सच्ची हों। ये सारी बात सुनकर लक्ष्मण ने कहा, आप क्या कर रहे हैं जिगर भाई? उस जलाशय के नीचे किसी ने लाशें दफन की हैं क्या? ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो हमें पता चल जाता ना, पानी में से बदबू आने लगती। ध्रुव ने लक्ष्मण से कहा, चिंता मत करिए मुखिया जी, अगर आप कह रहे हैं तो कुछ नहीं होगा, लेकिन एक बार देखने में क्या हर्ज है। और अगर कोई किला हुआ भी तो जिगर ने कहा ना, उस किले को अच्छे से बंद कर दिया जाता है, पानी पर कोई फर्क नहीं पड़ा होगा। ध्रुव की बात सुनकर लक्ष्मण ने कहा, मुझे लगता है जिगर भाई सही कह रहे हैं। कुछ सालों पहले कुछ शोधकर्ताओं की एक टीम गांव में आई थी। उन्होंने पहाड़ के आसपास कुछ खुदाई की थी। तब उन्होंने कहा था कि जमीन के नीचे कुछ तो जरूर है। उन्होंने थोड़े दिन तक खुदाई जारी रखी, लेकिन कोई किला नहीं मिला। ध्रुव ने कहा, अगर ऐसा है तो शायद सच में कोई किला जमीन के नीचे है और त्रिशूल के मंत्र जाल की वजह से वो किला उन्हें दिखा नहीं। ऐसा हो सकता है ना ओजस? ओजस ने ध्रुव से कहा, हाँ शायद, लेकिन अगर हमें पानी के अंदर जाना पड़ा तो वहां खतरा ज्यादा होगा। पहली बात तो हमारे पास वक्त कम होगा, और उसके अलावा पानी के अंदर हम हमारा कोई सामान नहीं ले जा पाएंगे। अगर नीचे कुछ हुआ तो उससे हमें खाली हाथ ही लड़ना होगा। और सबसे बड़ी बात, मैंने कभी जल समाधि जैसी चीज नहीं देखी, तो इस बार मेरे पास भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है। सभी लोग गांव जाने के लिए निकल गए। गांव जाते समय ओजस ने गोताखोर के कपड़े और जरूरी चीजें मंगवा लिए। जलाशय लक्ष्मण के घर से ज्यादा दूर नहीं था। सभी लोग जल्दी ही जलाशय पहुंच गए। वहां पहुंचकर ध्रुव ने देखा कि पानी के ऊपर भाप थी। वो भाप जलाशय को बहुत खूबसूरत बना रही थी, लेकिन पानी के ऊपर भाप आई कहां से? पानी पर इस समय भाप होने का कोई कारण नहीं था। जरूर कोई गड़बड़ थी पानी के नीचे। पानी के आसपास ठंड ज्यादा थी, लेकिन पानी से अजीब सी स्मेल आ रही थी। ध्रुव ने लक्ष्मण से पूछा, घर में जब पानी आता है तो उसमें से ऐसी बदबू आती है क्या? लक्ष्मण ने कहा, नहीं, ये बदबू तो मैंने आज पहली बार सूंघी है। मुझे यकीन नहीं हो रहा हम ये पानी पीते हैं। सभी लोग समझ गए थे कि पानी के नीचे जरूर कुछ न कुछ है, तभी पानी के ऊपर ये भाप जमा हुई है। सबसे ज्यादा भाप जलाशय के बांध की तरफ थी। जलाशय और बांध को देखकर पता चल गया था कि पानी में गहराई अच्छी खासी है। अगर पानी के नीचे कोई किला है तो वो बहुत पुराना होगा। उसके बाद ही किसी ने इस जगह पर ये जलाशय बनाया होगा। ध्रुव जलाशय के नीचे बने किले के बारे में सोच रहा था। उस किले के ऊपर ये बांध बनाया गया था। इसका मतलब था कि किला बहुत मजबूत है और सच में वाटरप्रूफ है। अगर ऐसा नहीं है तो किला टूट चुका होता और बांध नीचे खिसक गया होता। सभी लोग बांध पर पहुंच चुके थे। ओजस और लक्ष्मण ने जिगर से पूछा, अब आप क्या करोगे? जिगर ध्रुव और ओजस को देखने लगा। जिगर के पास कोई प्लान नहीं था। ध्रुव ने कहा, हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, हमें पानी के अंदर जाना होगा। ऊपर खड़े रहकर कुछ पता नहीं चलने वाला।
ध्रुव की बात सुनकर जिगर का चेहरा पीला पड़ गया। लक्ष्मण ने ध्रुव से पूछा, तो आप में से कौन कौन पानी के अंदर जाएगा? ओजस ने कहा, हम सबका अंदर जाना ठीक नहीं होगा, किसी को बाहर रहकर रखवाली करनी होगी। अगर कोई खतरा महसूस हो तो हमें बताने के लिए कोई बाहर भी होना चाहिए। इसलिए मैं, ध्रुव और जिगर हम तीनों पानी के अंदर जाते हैं। मुखिया जी आप बाहर रहकर रखवाली करेंगे। लक्ष्मण ने कहा, ठीक है, तो आप लोग गोता लगाइए। ध्रुव और ओजस अच्छे से तैरना जानते थे तो उन्हें पानी में जाने से कोई दिक्कत नहीं थी। लक्ष्मण की उम्र ज्यादा थी, इसलिए ओजस ने लक्ष्मण को बाहर रहने के लिए कहा। जिगर इस बात से कुछ खुश नहीं लग रहा था। जब ध्रुव ने जिगर की ओर देखा तो जिगर कांप रहा था। ध्रुव ने जिगर से पूछा, तुम्हें क्या हुआ भाई, ठीक हो ना? जिगर ने कहा, हाँ वो बस मैं पानी में नहीं आ सकता। ध्रुव और ओजस ये सुनकर चौंक गए। जल समाधि के बारे में बताने वाला जिगर था और वो अब खुद अंदर जाने से मना कर रहा था। इस बात से ध्रुव और ओजस को जिगर पर फिर से शक होने लगा। ओजस ने जिगर से कहा, तुम अंदर क्यों नहीं जाओगे? अब हम सब में से सिर्फ तुम्हें ही उस किले के बारे में जानकारी है, तुम्हें चलना होगा। जिगर ने कहा, मैं आ तो जाता लेकिन मुझे पानी से डर लगता है। ध्रुव ने चिढ़ते हुए जिगर से पूछा, डर लगता है का क्या मतलब है? जिगर ने कहा, मुझे तैरना नहीं आता। ध्रुव और ओजस को जिगर की बात पर भरोसा नहीं था, लेकिन वो ज्यादा कुछ कह नहीं सकते थे। जिगर की बात सुनकर लक्ष्मण ने कहा, तो ठीक है, ये मेरे गांव की प्रॉब्लम है, मैं पानी में जाऊंगा। जिगर भाई आप बाहर रहकर रखवाली करो। ध्रुव और ओजस लक्ष्मण की बहादुरी से बहुत इंप्रेस हो गए थे, लेकिन उन्हें जिगर पर शक हो रहा था। कहीं ये जिगर का कोई प्लान तो नहीं? जानने के लिए सुनते रहिए ऐ स्त्री तू कल आना। सिर्फ कोई बात नहीं, अगर जिगर भाई नहीं चल रहे हैं तो मैं हूं ना। जिगर लक्ष्मण की बात से खुश नजर आ रहा था। ध्रुव और ओजस ने जिगर को कुछ नहीं कहा। ध्रुव, लक्ष्मण और ओजस ने अपने अपने डाइविंग कॉस्ट्यूम पहने और तीनों पानी में कूद गए। बांध के अंदर पानी बहुत साफ था। गहरा होने के बाद भी पानी में सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। ध्रुव ने ओजस को लेफ्ट में जाने का इशारा किया और साथ ही साथ ध्रुव ने ओजस को इशारे में कहा कि वो जिगर पर भी नजर रखे। ध्रुव और ओजस का पिट्टौरी में एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था और उसमें भी सिंधु परिवार के साथ तो बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए ध्रुव और ओजस को जिगर पर शक था। ध्रुव और ओजस को नहीं पता था कि लक्ष्मण सही इंसान है या नहीं, लेकिन वो अपने गांव के लिए पानी में कूदने के लिए तैयार हो गया था, इसलिए ध्रुव और ओजस को लक्ष्मण पर भरोसा हो गया था। ध्रुव और ओजस पानी में उस किले का दरवाजा खोज रहे थे, लेकिन अभी तक उन्हें कुछ नहीं मिला था। तभी ओजस ने ध्रुव के ऑक्सीजन टैंक की तरफ इशारा किया। ओजस ध्रुव को बताना चाहता था कि उसका ऑक्सीजन टैंक खत्म हो रहा है। ध्रुव और ओजस ने टाइम पर ध्यान नहीं दिया था। ऑक्सीजन की कमी की वजह से ध्रुव और ओजस को जल्द ही किला ढूंढने की जरूरत थी और उनके पास सिर्फ 10 मिनट और थे। अगर वो नहीं ढूंढ पाते तो उन्हें वापस पानी से बाहर आना पड़ता ऑक्सीजन टैंक चेंज करने के लिए। पानी की गहराई में जाने पर ऑक्सीजन की जरूरत बढ़ती जाती है, इसलिए ध्रुव और ओजस जल्दी से किला ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे थे। ध्रुव ने ओजस को इशारे में थैंक यू कहा। ध्रुव के दिमाग में एक ही बात थी, वो बस चौरंगा में फैली बीमारी का पता लगाना चाहता था, जिसके लिए ध्रुव को अभी जिगर की मदद करनी ही पड़ेगी। इसलिए ध्रुव के दिमाग में कोई दूसरा ख्याल नहीं आया और ध्रुव खोज में लग गया। ध्रुव ने एक गहरी सांस ली और अपनी सांस रोककर पानी में और नीचे चला गया। थोड़ी गहराई में जाने के बाद ध्रुव को कुछ पत्थर नजर आने लगे। पानी का रंग थोड़ा मटमैला था। ध्रुव समझ गया था कि यहाँ जरूर किले की दीवार के टुकड़े हैं जो इतने लंबे टाइम तक पानी में रहने की वजह से दीवार से अलग हो गए हैं। ध्रुव उन पत्थरों का पीछा करते हुए आगे बढ़ रहा था। थोड़ी ही दूर पर ध्रुव को एक बड़ा सा पत्थर दिखा। वो पत्थर किसी गड्ढे पर गिरा हुआ लग रहा था। ध्रुव ने ओजस को इशारा करके अपने पास बुलाया। ओजस और ध्रुव दोनों उस पत्थर के पास गए। उस पत्थर के पास बड़ी मछलियों की हड्डियां पड़ी थी। ओजस ध्रुव के पास आ चुका था। ओजस की नजर ध्रुव के ऑक्सीजन टैंक पर पड़ी। ऑक्सीजन खत्म होने वाली थी। ओजस ने ध्रुव से वापस जाने का इशारा किया। ध्रुव तेजी से ऊपर की तरफ जा रहा था कि तभी ओजस ने ध्रुव को धीरे से जाने का इशारा किया। ध्रुव ओजस का इशारा नहीं समझा।
पानी से बाहर निकलने के बाद ध्रुव ने अपना ऑक्सीजन मास्क उतारा और ओजस से कहा, तूने वो पत्थर देखा? मुझे लगता है वही किले का द्वार है। बस एक बार हम साथ में मिट्टी खोदने के लिए कुछ लेकर जाएंगे। अगर वो पत्थर वहां से हट गया तो हमें किला मिल जाएगा। ओजस ने ध्रुव से कहा, अरे पर अगर पत्थर हटा दिया तो पानी किले में चला जाएगा ना? ध्रुव ने थोड़ा सोचा। ओजस की बात ठीक थी, लेकिन ध्रुव ने कहा, अरे पुराने जमाने में लोग काफी स्मार्ट होते थे, उन्होंने इसके बारे में भी कुछ न कुछ सोचा ही होगा। तुम चिंता मत करो। वैसे तुम मुझे धीरे जाने के लिए क्यों कह रहे थे? ओजस ने ध्रुव से कहा, तुम्हें नहीं पता था इतनी तेज ऊपर आने से दिक्कत हो सकती है। ध्रुव ने ओजस से मजाक में कहा, अरे ये सब तुम अमीर लोगों के नाटक हैं, मैं तो हमेशा से तेज ही तैरता हूं। ध्रुव ने लक्ष्मण से कहा, मुखिया जी, ओजस बहुत स्लो है, अगली बार आप मेरे साथ चलना, ठीक है ना? ओजस ने ध्रुव की बातों को नजरअंदाज कर दिया। ओजस ने जिगर से कहा, अगर तुम साथ चल पाते तो ज्यादा अच्छा रहता, मुखिया जी को परेशान नहीं होना पड़ता। जिगर जानता था कि ओजस जानबूझकर ये बात कर रहा है। लक्ष्मण ने ओजस से कहा, नहीं कोई बात नहीं, अपने गांव के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूं। मैं ध्रुव के साथ आऊंगा और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसकी हेल्प करूंगा। उसी समय जिगर ने भी लक्ष्मण की बातों में हाँ मिलाते हुए कहा, सही है, अगर मुखिया जी साथ रहेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं तुम सबका ऊपर से ही ख्याल रखूंगा। ध्रुव को जिगर की बात सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे जिगर ने पहले ही लक्ष्मण को पानी में भेजने के बारे में सोच लिया हो। ध्रुव को लगता था कि शायद जिगर ध्रुव और ओजस पर भरोसा नहीं करता, इसलिए वो पानी में नहीं आ रहा। ध्रुव ने लक्ष्मण से कहा, चलो ठीक है, आप ही मेरे साथ चलोगे। तभी लक्ष्मण ने अचानक ध्रुव से कहा, एक मिनट, मैं तुम्हें बताना भूल ही गया। यहाँ आने से पहले मैंने गांव के 2 लड़कों को बुला लिया था। मुझे पता था हम पानी में जाने वाले हैं, इसलिए मैंने गांव के 2 अच्छे गोताखोरों को बुला लिया था। देखो वहां वो आ रहे हैं। ध्रुव ने देखा तो दूर से 2 लड़के ध्रुव की तरफ आ रहे थे। लक्ष्मण ने कहा, ये दोनों भाई हैं, ये श्याम है और दूसरा वाला सुरेश है। ये हमारे गांव के सबसे अच्छे गोताखोर हैं। जहां बाकी बच्चे गिल्ली डंडा खेलते हैं, वहीं ये दोनों नदियों में तैरते हैं। ये बहुत अच्छे हैं अपने काम में। ध्रुव और ओजस लक्ष्मण के इस फैसले से बहुत खुश हो गए थे। लक्ष्मण ने कहा, श्याम और सुरेश की मदद से हम पानी में ज्यादा ऑक्सीजन ले जा पाएंगे। इससे हमें बार बार ऊपर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्रुव और ओजस दोनों को लक्ष्मण का ये सुझाव बहुत अच्छा लगा। श्याम बहुत सीधा साधा था, वो हमेशा मुस्कुराता रहता था, तो उससे बात करना आसान था। वहीं सुरेश थोड़ा शांत स्वभाव का लग रहा था और थोड़ा सीरियस भी। सुरेश को देखकर ऐसा लगता था जैसे वो थक चुका है हर चीज से। ध्रुव ने श्याम और सुरेश से कहा, मैंने तुम दोनों की काफी तारीफ सुनी है। मुखिया जी बता रहे थे तुम दोनों पानी के अंदर तैरने में बहुत अच्छे हो। श्याम ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ सही कहा मुखिया जी ने। मुझे ना पानी में खेलना बड़ा पसंद है। मुझे नदी के बहाव से या पानी के तापमान से फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस पानी के अंदर मजा आता है। श्याम ने अपना बैग दिखाया, उस बैग में मछलियां थीं। श्याम ने कहा, ये देख रहे हो, ये सारी मैंने पकड़ी हैं। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए श्याम को शाबाशी दी। तभी सुरेश ने गंभीर आवाज में कहा, हम साधारण मछुआरे हैं, मछली पकड़ना और उन्हें बेचकर पैसे कमाना ही हमारा काम है। इसमें शाबाशी की कोई बात नहीं। आप तो शहर वाले लोग हो, आपको थोड़ी परेशानी होगी पानी में। ध्रुव को सुरेश की बात बड़ी अजीब लगी। एक भाई इतना हंसमुख और दूसरा भाई इतना गंभीर। ध्रुव ने सुरेश से कहा, मैं शहर वाला नहीं हूँ, मैं भी गांव में पला बड़ा हूँ। मैं चौरंगा में रहता हूँ। मेरे बचपन में मैंने मछलियाँ तो नहीं पकड़ी, लेकिन हाँ नदी में खेला बहुत हूँ, इसलिए मुझे भी अच्छा खासा तैरने का अनुभव है। ध्रुव के गांव से होने वाली बात जानकर सुरेश मुस्कुराने लगा। सुरेश ने ओजस को देखा। ओजस अभी भी योगी जैसे कपड़े पहनता था। सुरेश ने ओजस की तरफ इशारा करते हुए पूछा, ये आदमी कोई पंडित या तांत्रिक लगता है, ये भी हमारे साथ गोता लगाएगा क्या? लक्ष्मण को सुरेश के इस तरह बात करने का तरीका पसंद नहीं आया, क्योंकि लक्ष्मण जानता था कि ओजस कौन है। लक्ष्मण ने सुरेश को डांटते हुए कहा, ए बेवकूफ, थोड़ा तमीज से पेश आओ।
ये बहुत बड़े तांत्रिक हैं और चक्र दिया जलाने में मास्टर हैं, समझे? सुरेश को लक्ष्मण की डांट से कुछ फर्क नहीं पड़ा। सुरेश ने कहा, ओह अच्छा, तो ये वही हैं जो लोगों को बेवकूफ बनाकर खुद का घर चलाते हैं। लक्ष्मण को सुरेश की बदतमीजी पर गुस्सा आया, लेकिन ओजस को सुरेश की बात बुरी नहीं लगी। सुरेश की बात सुनकर ओजस थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। ओजस ने सुरेश से पूछा, तुमने ऐसा क्यों कहा कि हम लोगों को बेवकूफ बनाते हैं? क्या मतलब था इसका? सुरेश मुस्कुराने लगा और बोला, अब तुम ऐसे नाटक मत करो, तुम्हें भी पता है मैं क्या कह रहा हूं। तुम्हें नहीं पता कि तुम चक्र दिया जलाने वाले लोग बाकी तांत्रिकों से ज्यादा अमीर क्यों हो? लोग तुम्हें ज्यादा पैसे क्यों देते हैं? मैंने सुना है तुम्हारे काम के बारे में, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम इस काम के कितने मोटे पैसे लेते हो। अगर सच में भला करना है तो गरीबों की मदद करो ना। तुम्हारी इतनी ज्यादा फीस सिर्फ अमीर लोग भर सकते हैं, बाकी लोग क्या करेंगे फिर? इसलिए मैंने कहा कि तुम लोगों को बेवकूफ बनाते हो और उनसे पैसे ऐड कर अपना घर चलाते हो। ये बात सुनकर ओजस को बहुत बुरा लग गया। ओजस ने सुरेश से कहा, तुम्हें जो सोचना है तुम सोचो, बस अपनी नफरत के चक्कर में मुझे पानी में डुबाना मत। सुरेश ने कहा, चिंता मत करो, मुझे तुम जैसे लोग पसंद नहीं हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें मार ही दूं। तुम्हारे काम से मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ है, इसलिए मेरे काम से तुम्हें भी कोई नुकसान नहीं होगा। ध्रुव ने देखा कि ओजस का गुस्सा बढ़ रहा है। माहौल को गर्म देखकर ध्रुव ने कहा, अच्छा ठीक है, अब अगर हमने ज्यादा लेट किया तो अंधेरा होने लगेगा, चलो जल्दी चलें अब। ध्रुव और ओजस ने अपने ऑक्सीजन मास्क पहने। जब वो कूदने वाले थे तभी ध्रुव ने देखा कि सुरेश ने अपना ऑक्सीजन मास्क नहीं लगाया है। ध्रुव ने सोचा कि शायद सुरेश को जरूरत भी नहीं होगी इसकी। वो ज्यादा समय तक अपनी सांस रोककर पानी में रह सकता था। ध्रुव और बाकी सभी लोग सीधे ध्रुव का पीछा करते हुए उस पत्थर के पास चले गए जो ध्रुव ने ढूंढा था। ध्रुव ने सुरेश से उस पत्थर को हटाने का इशारा किया और ध्रुव ओजस के साथ पीछे खड़ा हो गया। सुरेश ने लक्ष्मण की तरफ देखा, जो कि सुरेश को इशारे से बता रहा था कि कैसे पत्थर को हटाना है। सुरेश लक्ष्मण की बातें मान रहा था। धीरे धीरे सुरेश और श्याम ने पत्थर को हटा दिया, लेकिन जैसे ही पत्थर अपनी जगह से हटा, पानी के अंदर अजीब सी चीजें होने लगी। अचानक से सभी लोग को ऐसा लगा कि कोई उन्हें खींच रहा है। पानी में अजीब सा खिंचाव महसूस हो रहा था और ये काफी मजबूत था। कोई भी उस खिंचाव के आगे कुछ नहीं कर पाया और सभी लोग खींचे चले गए। ध्रुव ने पत्थर को पकड़कर खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन ध्रुव ने देखा कि उस पत्थर के हटने से ही एक भवंडर बन गया है जो सभी लोगों को अपने अंदर खींच रहा है। भवंडर इतना ताकतवर था कि वो पत्थर को भी अपने अंदर खींच रहा था। सभी लोग पानी के अंदर खींचे चले गए और बेहोश हो गए। जब ध्रुव की आंख खुली तो उसने देखा कि वो एक गुफा में था। उस गुफा के अंदर बने हवा के दबाव की वजह से ही पत्थर हटाने वाला भवंडर बना था। ध्रुव ने देखा कि ओजस ध्रुव के पास ही गिरा हुआ था, पर ओजस का मास्क टूटा हुआ था। चौंकाने वाली बात यह थी कि पानी में इतना नीचे इस अंडरग्राउंड गुफा में ऑक्सीजन थी। ध्रुव बिना मास्क के सांस ले पा रहा था, लेकिन ओजस बेहोश पड़ा था। ध्रुव ने ओजस को उठाने के लिए आवाज दी, लेकिन ओजस नहीं उठा। ध्रुव ने 2-3 बार ट्राई किया, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। ध्रुव ने जब ओजस के टूटे हुए ऑक्सीजन मास्क की तरफ देखा तो ध्रुव को लगा कि कहीं भवंडर में फंसने के समय ओजस के शरीर में पानी तो नहीं चला गया। ध्रुव ने ओजस की सांसें चेक की, लेकिन सांस नहीं आ रही थी। ध्रुव बहुत घबरा गया। क्या ओजस मर चुका है या ध्रुव ओजस को बचा लेगा? जानने के लिए सुनते रहिए ए स्त्री तू कल आना, सिर्फ ओजस की रुकी सांसों ने ध्रुव के दिल की धड़कन तेज कर दी थी। ध्रुव ने ओजस को जगाने की कोशिश की, लेकिन ओजस के ना जागने पर ध्रुव ने ओजस को पेट के बल लिटाकर उसकी पीठ पर मारना शुरू किया। ओजस के मुंह से पानी बाहर आ गया, लेकिन ओजस अब भी जगा नहीं। ध्रुव ने ओजस को सीपीआर दिया, जिससे फाइनली ओजस को अचानक सांस आई और ओजस खांसते हुए उठा। ओजस ने जागते ही ध्रुव से पूछा, क्या हुआ था मुझे?
कहाँ हैं हम? ध्रुव ने ओजस से कहा, तुम्हारे फेफड़ों में पानी चला गया था, इसलिए तुम बेहोश हो गए थे। पानी में बने भवंडर में खींचकर हम इस गुफा में आ गिरे। हम इस समय जमीन के नीचे हैं। ओजस ध्रुव की बातें सुनकर चौंक गया। ओजस ने ध्रुव से पूछा, वो सब ठीक है? मैं उठा कैसे? तुमने मेरी जान बचाई क्या? ध्रुव ने कहा, हाँ, तुम बेहोश थे और तुम्हारा ऑक्सीजन मास्क भी टूट गया था। पहले तुम्हारे फेफड़ों से पानी निकाला और फिर सीपीआर दिया, तब जाके तुम जागे हो। ओजस ने कहा, शुक्रिया। ध्रुव ने कहा, कोई बात नहीं। सालों पहले तुमने मेरी जान बचाई थी जब मैं यम तालाब में डूबा था। आज वो एहसान चुका दिया मैंने। ओजस ने कहा, तुम्हें हिसाब रखने की जरूरत नहीं है। ऐसे तो बहुत एहसान और होंगे। चुकाते चुकाते तुम थक जाओगे, समझे? इतना कहकर ओजस ने अपनी गीली शर्ट उतार दी और ध्रुव भी अपनी गीली शर्ट उतार रहा था कि तभी उसने श्याम की तरफ देखा। जब सभी लोग भवंडर में फंसे हुए थे तब किसी को कोई होश नहीं था। उसी सब में श्याम का मछली पकड़ने वाला भाला लक्ष्मण के पैर में घुस गया था। लक्ष्मण के पैर से खून निकल रहा था, जिससे लक्ष्मण के कपड़े खराब हो चुके थे। लक्ष्मण हल्का सा होश में था, लेकिन दर्द की वजह से लक्ष्मण अच्छे से चल नहीं पा रहा था। चौंकाने वाली बात थी कि लक्ष्मण जख्मी था, लेकिन उसने किसी से कोई शिकायत नहीं की। लक्ष्मण को देखकर ऐसा लग रहा था कि उससे कुछ हुआ ही नहीं है। कोई भी साधारण आदमी दर्द की वजह से चल नहीं पाता या फिर आगे जाने के लिए बहाने बनाता, लेकिन लक्ष्मण ने ऐसा कुछ नहीं किया। ध्रुव को यह बात बड़ी अजीब लगी। ध्रुव ने ओजस से धीरे से कहा, लक्ष्मण को देखकर कुछ अजीब नहीं लग रहा? अगर ऐसी चोट तुम्हें या मुझे लगी होती तो हम चल भी नहीं पाते। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। चौकन्ने रहना। ओजस ने धीरे से सर हिलाया। जैसे ही श्याम और सुरेश जागे, वो दोनों भी चौंक गए। उन्होंने एक साथ कहा, ये कहाँ आ गए हम? लक्ष्मण ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन ये जगह बांध से ज्यादा दूर नहीं होनी चाहिए। हम उस भवंडर से सीधे इस गुफा में आ गिरे। शायद वो पत्थर किसी स्तंभ से जुड़ा हुआ था, इसलिए जब वो पानी अपनी जगह से हटा तो वो स्तंभ टूट गया और गुफा के अंदर वाली हवा के दबाव से वो भवंडर बना और हम अंदर आ गए। लक्ष्मण एक साधारण किसान था और गांव का मुखिया था। ध्रुव ने जब लक्ष्मण की ये बात सुनी तो ध्रुव का शक और मजबूत हो गया। आखिर लक्ष्मण इतना कैसे जानता था? कहीं लक्ष्मण गांव का मुखिया होने का नाटक तो नहीं कर रहा था? ध्रुव इतनी देर से जिगर के बारे में चिंता कर रहा था, पर अब ध्रुव को लग रहा था कि शायद वो गलत आदमी पर शक कर रहा था। क्या जिगर लक्ष्मण के इरादे जानता था? उस गुफा में पानी की आवाज आ रही थी, जैसे वहां कोई झील या नदी हो। श्याम ने आगे जाकर देखा और लक्ष्मण से पूछा, इस पानी में मछलियां होंगी क्या? ध्रुव ने श्याम से कहा, जमीन के इतने नीचे मछलियों का तो पता नहीं, लेकिन मगरमच्छ जरूर होंगे, तो तुम उनसे बचकर रहना, ठीक है? श्याम ने कहा, अरे बाप रे, फिर तो मैं दूर ही सही हूं। तभी बीच में सुरेश ने गुस्से से कहा, अब हम क्या करेंगे? सुरेश ने ध्रुव और ओजस की तरफ इशारा करते हुए कहा, हमने तुम दोनों की बात सुनी, इसलिए हम यहां फंस गए। यहां से बाहर कैसे निकलेंगे हम? अगर हमने उस रास्ते को खोलने की कोशिश की जिससे हम अंदर आए थे, तो पानी फिर से अंदर आएगा और हम यहीं फंस जाएंगे। ओजस और ध्रुव को सुरेश की बातों से गुस्सा आ गया। सुरेश ने पूरा इल्जाम ध्रुव और ओजस पर लगा दिया। ओजस ने भी गुस्से से कहा, अगर तुम्हें हमारे आइडिया इतने ही गलत लग रहे हैं तो तुम खुद अकेले आगे जा सकते हो, समझे? और तुम्हें किसी ने जबरदस्ती नहीं बुलाया था। तुम्हारा काम है ये। मुखिया जी ने बुलाया है तुम्हें, हमने नहीं। तुम्हें जो करना है कर सकते हो तुम। यहाँ किसी को फंसे रहने का शौक नहीं है। लक्ष्मण ने देखा कि ओजस और सुरेश के बीच तनाव बढ़ रहा था। माहौल को ठंडा करने के लिए लक्ष्मण ने सुरेश से कहा, ओजस भाई सही कह रहे हैं, मैंने तुम्हें बुलाया था तो ये मेरी गलती है, लेकिन तुम उसके लिए ओजस भाई या ध्रुव भाई को कुछ नहीं बोल सकते। मैं अपनी गलती के लिए माफी मांगता हूं। लक्ष्मण की बात सुनकर सुरेश को शांत होना ही पड़ा। सुरेश श्याम के पास जाकर बैठ गया। सुरेश ने अपना गुस्सा श्याम पर निकालने के लिए श्याम को डांटा और कह दिया, अपने गीले कपड़े उतार दो, समझे? बाद में छींकते फिरोगे नहीं तो। जब सभी लोग अपने गीले कपड़े सुखाने लगे, तभी ओजस ध्रुव के पास आया और ओजस ने धीरे से कहा, यह गुफा जरूर आगे जाकर किले के रास्ते से मिलती है।
लेकिन इस नदी के अलावा कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा। हमारे पास अब यही एक रास्ता है। कोई खुफिया रास्ता है ये, इसलिए इसे छुपा कर रखा है। ध्रुव ने कहा, हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन हमें नहीं पता ये कितना खतरनाक है और पानी के अंदर क्या है। कोई दूसरा छुपा हुआ रास्ता भी हो सकता है यहाँ कहीं। पास ही श्याम हाथ में भाला लेकर गुफा की दीवार में झांक रहा था। थोड़ी देर बाद श्याम ने कहा, ये गुफा शायद पहाड़ की तरफ जा रही है। जरा देखो, गुफा की दीवारें पहाड़ की मिट्टी जैसी लग रही हैं। ध्रुव और ओजस श्याम की बात सुनकर गुफा का मुआयना करने लगे और उन्हें श्याम की बात ठीक लगी। गुफा और गहराई में पहाड़ की तरफ जा रही थी, लेकिन यह ध्रुव को समझ नहीं आया। ध्रुव को लगा था कि यह गुफा प्राकृतिक कारणों से बनी है, लेकिन गुफा को ध्यान से देखने पर ऐसा लग रहा था कि गुफा बनवाई गई है। ध्रुव का शक और ज्यादा बढ़ गया जब ध्रुव ने गुफा में पड़े हुए पत्थरों को देखा। वो पत्थर पहाड़ की मिट्टी से अलग थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये पत्थर कहीं और से लाए गए थे और उसके बाद यहाँ गुफा बनाई गई थी। ध्रुव ने कहा, ये पत्थर और गुफा की दीवार दोनों अलग अलग है। ये मैच नहीं हो रहे। हो सकता है कि ये द्वार किले का असली द्वार ना हो। अगर किले में सच में कुछ ऐसा है जो दुनिया से दूर रखा जाना चाहिए, तो कोई भी किले का रास्ता आसान नहीं बनाएगा। अगर ये रास्ता सही नहीं है तो सही रास्ता यहाँ से दूर नहीं होगा। श्याम ने कहा, हाँ, ये दीवार ज्यादा मोटी नहीं लग रही, ये कमजोर है। हम इसे खोदकर आगे जा सकते हैं। ध्रुव ने कहा, तो फिर देर किस बात की है, चलो खोदना शुरू करो। श्याम और सुरेश दोनों ने अपने अपने औजार उठाए और पूरी ताकत लगाकर दीवार तोड़ना शुरू कर दिया। थोड़ी देर तक खोदने के बाद एक पत्थर की दीवार दिखी। वो दीवार काफी पुरानी नजर आ रही थी। वो दीवार दरारों से भरी हुई थी। श्याम और सुरेश ने उस दीवार को तोड़ना शुरू किया। दीवार के पुरानी होने की वजह से श्याम और सुरेश को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी और वो दीवार गिर गई। आगे बढ़ने पर सभी लोग एक दूसरी गुफा में आ गए। वो गुफा पानी के बहाव से अपने आप बन गई थी। गुफा में थोड़ी दूरी पर पत्थर का एक पुल था। पुल के नीचे से नदी बह रही थी। गुफा के ऊपर वाली दीवार से नुकीले पत्थर बाहर की तरफ निकल रहे थे, मानो एक गलत कदम पड़ते ही वो पत्थर सीधे सर में गिर जाएंगे। गुफा काफी डरावनी लग रही थी। ओजस ने गुफा को देखकर कहा, जिसने भी ये किला बनाया है वो बहुत ही होशियार रहा होगा। ऐसी जगह ढूंढना काफी मुश्किल रहा होगा। लक्ष्मण ने कहा, सही बात है। मुझे नहीं पता कि इस जगह का किसी तंत्र विद्या से कुछ लेना देना है या नहीं, लेकिन ये जगह काफी दिलचस्प है। मैंने पहले ऐसा कुछ नहीं देखा जहां प्रकृति ही सिक्योरिटी गार्ड बन जाए। ये पत्थर कितने नुकीले हैं, अगर किसी पे गिर जाएं तो शरीर के आर पार हो जाएंगे। जहां सब लोग गुफा से डरे हुए थे, वहीं श्याम और सुरेश अलग ही नजर से गुफा को देख रहे थे। सुरेश ने बड़ी लापरवाही से कहा, ये सब बस पुराने लोगों ने आजकल के लोगों को डराने के लिए बनाया हुआ है और कुछ नहीं। किसी ने सुरेश की बात पर ध्यान नहीं दिया। सभी लोग उस पत्थर के पुल की तरफ बढ़े। धीरे धीरे सभी उस पुल को पार कर रहे थे। ध्रुव और ओजस को डर था कि कहीं ये पुल टूट ना जाए, लेकिन इतना पुराना होने के बाद भी वो पुल काफी मजबूत था। लक्ष्मण को अपने जख्मी पैर की वजह से चलने में दिक्कत आ रही थी। सबसे पीछे सुरेश और श्याम चल रहे थे और ध्रुव को ऐसा लग रहा था जैसे सुरेश और श्याम को लक्ष्मण से चिढ़ हो रही थी। सुरेश और श्याम लक्ष्मण का साथ नहीं देना चाहते थे। आगे जाने के बाद फाइनली ध्रुव और ओजस को किले का द्वार मिल गया। उस किले का द्वार बहुत ज्यादा पुराना था और बहुत बड़ा था। दरवाजे तक पहुंचने के लिए पत्थरों से बना एक रास्ता था। ध्रुव ने किले के दरवाजे पर कुछ आकृतियां बनी हुई देखी। ध्रुव को ऐसा लगा जैसे उसने ये पहले कहीं देखा है। दिमाग पर थोड़ा जोर देने पर ध्रुव को याद आ गया, ठीक यही आकृति जिगर की नोटबुक में बनी हुई थी। ध्रुव को बहुत अजीब लगा। ध्रुव ने ओजस को धीरे से कहा, रुक जाओ, आगे मत बढ़ना, कुछ भी मत करना। ओजस ने ध्रुव से बिना कोई सवाल किए उसकी बात मान ली। अचानक पीछे से सुरेश ने कहा, किले का दरवाजा बहुत बड़ा है, हम इसे कैसे खोलेंगे? लक्ष्मण ने सुरेश से कहा, अरे भूलो मत हमारे साथ कौन है। हमारे साथ चारण परिवार के चक्र दिया जलाने वाले मास्टर हैं। उनके होते हुए हमें इन चीजों की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। लक्ष्मण की यही बात सुनकर ध्रुव को समझ आ गया
कि गड़बड़ क्या है। ओजस और ध्रुव ने कभी भी लक्ष्मण को अपना पूरा नाम नहीं बताया था। फिर लक्ष्मण को कैसे पता कि ओजस चारण परिवार से है। किले का वास्तु बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ रहने वाले लोगों की तरक्की नहीं हो पा रही थी। यही वजह थी कि किले के मालिक ने त्रिशूलों से एक तंत्र जाल बनाया, जो कि गांव में रहने वाले लोगों की अच्छी एनर्जी, खुशियां और उनका सारा लक खींचकर किले के लोगों को दे देता था। इसी वजह से बड़गांव की हालत समय के साथ खराब हुए जा रही थी। किले में रहने वाले लोगों को मरने के बाद भी त्रिशूल से बना मंत्र जाल किले में रहने वाले मरे हुए लोगों की आत्माओं की सुरक्षा कर रहा था। पर इस जाल में एक कमी थी। धीरे धीरे हर एक गांव की हालत खराब हो रही थी। जब वहां कोई बचेगा ही नहीं तो मंत्र जाल किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए किले में रह रही आत्माओं को वहां से हटना जरूरी था। किले के दरवाजे पर बनी आकृति को देखकर ध्रुव समझ गया कि यह किला सिंधु परिवार के पूर्वजों का ही है और ध्रुव और ओजस यहाँ जिगर की वजह से पहुंचे हैं। सब कुछ जिगर का प्लान था, जिसमें ध्रुव और ओजस फंस चुके थे। जिगर ओजस और ध्रुव से अपने पूर्वजों की आत्मा इस किले से निकलवाना चाहता था, इसलिए उसने इतना बड़ा प्लान बनाया। ध्रुव ने ओजस से धीरे से कहा, यह सब जिगर का प्लान था, हम फंस चुके हैं। ये किला सिंधु परिवार के पूर्वजों का है। ओजस समझदार था और वो पूरी बात समझ चुका था। अब ध्रुव और ओजस कैसे बाहर निकलेंगे इस मुसीबत से, जानने के लिए सुनते रहिए ऐ स्त्री तू कल आना, सिर्फ